अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ़ अखबारात में एक इश्तिहार दिया है और एक इश्तिहार ये मेरे सामने है जंग अखबार का। इसमें अगर मैं पहले आपको इश्तिहार पढ़कर बता दूँ तो शायद आपको ये मामला समझ में आएगा। पहले इश्तिहार पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूँ। आपको याद होगा गुज़िश्ता हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का मामला टेकअप किया था और तासुर ये सामने आया कि शायद आइंदा आम इंतखाबात जो 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं, उनसे पहले नवाज़ शरीफ साहब को एक बड़ा रिलीफ देने का फ़ैसला हो चुका है। और अब उसी ज़िमन में एक ऐलान आया है सुप्रीम कोर्ट का इश्तिहार के अंदर। इत्ला आम है बेसिकली ये हस्बुल हुक्म सुप्रीम कोर्ट मोरखा 11 दिसंबर 2023 को ये समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला था मीर बादशाह कैसरानी का, जो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हुए थे। और आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फ़ैसला सादर फरमाया था और वो फ़ैसला लिखा था साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कि ताहयात नाअहली होगी। 62(1)(f) के तहत कोई भी शख्स अगर नाअहल करार पाया तो उसकी नाअहली की मुद्दत ताहयात होगी, यानी लाइफ टाइम। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब ये बहस हुई, आपको मालूम है जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो उस बेंच में शामिल थे, जस्टिस अतर मिनल्ला उस बेंच में शामिल थे। दोनों ही फाजिल जजेस की जानिब से उस अदालती फ़ैसले पर पहले तो सवालात उठाए गए और जस्टिस उमर अता बंदयाल की उस विज़डम को जिसमें उन्होंने ये फ़ैसला दिया था उस पर क्वेश्चन किया गया कि वो कैसे ये फ़ैसला दे सकते हैं। इतनी एक एक्सट्रीम लेवल की एक सज़ा है, एक आप कह सकते हैं गैर शरई तरह का ये फ़ैसला है, बहुत से लोग मानते हैं। गो के उनकी राय से हम भी सहमत हैं, मगर टाइमिंग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब उसके ऊपर एक तज़ाद पैदा हुआ, क्योंकि आपको मालूम है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जब 5 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल किया, इसी तरह चीफ़ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में एक बेंच ने जहांगीर तरीन को नाअहल किया 62(1)(f) के तहत। 62(1)(f) है बेसिकली पायस वाला, यानी सादिक और अमीन अगर कोई शख्स नहीं होता तो उसको नाअहल किया जाता है। लेकिन आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में उसकी मुद्दत का तयन नहीं किया गया और उस मुद्दत के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग से एक दरख्वास्त आई कि 62(1)(f) के तहत नाअहली कितनी होगी, इस बात का तयन सुप्रीम कोर्ट करे, क्योंकि आइन खामोश है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तयन कर दिया और ताहयात नाअहली करार दे दी। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब ताहयात नाअहल हो गए, इसी तरह कई और लोग भी हैं, जहांगीर तरीन भी हैं। अब माजी करीब में आपको याद होगा PDM इक़्तिदार में आई और PDM ने मुख्तलिफ़ कानून साजियाँ की, भले ही वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने का मामला हो या नैब तरमीम करने का मामला हो। तमाम ही ऐसी कानून साजियाँ की गई जिनसे अपेरेंटली उन तमाम लोगों को ही फ़ायदा पहुँचा जो उस वक्त बरसरे इक़्तिदार थे। उसके बाद एक कानून बनाया गया जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसमें एक शेक को शामिल किया गया, एक सेक्शन को शामिल किया गया जो है 232। उस सेक्शन में अब पार्लिमान ने ये वाज़ह कर दिया है सादा कानून साजी से कि आइन जो है क्योंकि खामोश है 62(1)(f) के ऊपर नाअहली के हवाले से, लिहाजा जो नाअहली है वो 5 साल होगी। नाअहली 5 साल हो गई, मगर फिर भी बहुत से लोग ये समझते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जब मौजूद है फील्ड में, उसके लिए आपको एक आइनी तरमीम करना होगी, अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गैर मौसर नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर सलाहुद्दीन है, ताल्लुक़ है उनका कराची से, काजी फ़ाइज़ साहब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वकील भी रह चुके हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था, मैंने आपको शायद कुछ रोज़ कबल भी वो ट्वीट पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है, गो कि ये फ़ैसला मुनासिब नहीं था, दुरुस्त फ़ैसला नहीं था जो उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने तहरीर किया। लेकिन ये जो फ़ैसला अब पार्लिमान ने किया है सादा कानून साजी के ज़रिए नाअहली को 5 साल किया है, ये बात समझ से बालातर है। कैसे एक 5 रुकनी लार्जर बेंच के फ़ैसले को तरमीम किए बगैर, आइन के अंदर तरमीम अमेंडमेंट किए बगैर तब्दील किया जा सकता है। बहरहाल ये बाद में हमारी एक मुलाकात भी हुई थी चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल से और उन्होंने भी उन वकील साहब के इस ट्वीट का हवाला दिया था और कहा था कि देख लें, ये तो उनके लोग हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं। खैर, हैविंग सेड दैट, मामला इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में लैंड किया, डायरेक्टली फिर भी लैंड नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह सकते हैं कि अज़ खुद
इसका नोटिस ले लिया, क्योंकि किसी भी फरीक ने उस कानून को भी चैलेंज नहीं किया। हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये जो 62(1)F के हवाले से एक शिक इलेक्शन एक्ट में शामिल की गई है 232, उसको चैलेंज तक नहीं किया। कानून साजी को किसी ने सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा नहीं खटखटाया कि इसको ये गलत है या सही है। खैर, सुप्रीम कोर्ट में मीर बादशाह केसरानी की नाअहली का मामला था, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बोले। उन्होंने कहा कि अब तो एक कानून भी आ चुका है। तो बताया गया जी बिल्कुल कानून आ चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी इतलात के मुताबिक तो उस कानून को अभी तक किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। उन्होंने वकील ने बताया कि बिल्कुल ऐसी ही बात है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसने ये फ़ैसला सुनाया था, उस बेंच के सामने तो क्योंकि पानामा बेंच का हवाला दिया गया था, तो उन्होंने कहा उस बेंच के सामने तो ये मामला था ही नहीं मुद्दत के तयन का। गो कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस वक्त जहन में नहीं था। मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, ये मामला था ही उस बेंच के सामने अकेले में। बेसिकली आप कह सकते हैं कि सोल एक यही इशू था और इसी एक इशू के ऊपर दरख्वास्त आई थी कि 62(1)F के तहत नाअहली का तयन किया जाए, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने डिसाइड किया था। और चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि सख्त से सख्त अगर कोई बंदा जुर्म करता है, उसकी नाअहली 5 साल है आइन में, और इस एक आर्टिकल जो 62(1)F से मुतालिक है, जो सादिक और अमीन से मुतालिक है, उस पर नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है, ये बात समझ से बालातर है। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा था, मुझे जहाँ तक याद है उनकी ऑब्जर्वेशन थी दौरान समात, कि जब पार्लिमान ने एक कानून बना लिया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला तो गैर मौसर हो चुका। ये एक वो ऑब्जर्वेशन है जिसको आप ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का फ़ैसला मान सकते हैं या समझ सकते हैं, या कम से कम जो फाजिल जजेस इस मुकदमे को सुन रहे थे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही थी कि सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को गैर मौसर किया जा सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मामला है इसको अब हम लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करेंगे और जनवरी के शुरू में ही इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने अखबार में इश्तिहार देने का कहा। वो इश्तिहार आ चुका है और आज की जो जंग अखबार है 20 दिसंबर की, उसमें ये इश्तिहार आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इत्तलाए आम हस्बुल हुक्म सुप्रीम कोर्ट मोरखा 11 दिसंबर 2023। 11 दिसंबर क्योंकि हुक्म हुआ था। सिविल अपील नंबर फ़लाँ बाबत 2018 की समाअत के दौरान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आइन की दफ़ा 62(1)F के तहत नाअहली और मुद्दत नाअहली समीउल्लाह बलोच बनाम अब्दुल करीम नौशरवानी PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 405 मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और इलेक्शंस एक्ट 2017 की दफ़ा 232 को के इतलाक़ पर गौर का सवाल उठा। चूँकि मज़कूरा अपीलों पर फ़ैसले का असर पेश आमदा इंतख़ाबात में मुमकिना उम्मीदवारों पर हो सकता है, इसलिए उन्हें इत्तलाए आम दी जाती है कि वो जामिया जवाब जमा करवा सकते हैं जिसमें इनफरादी मुकदमात के हक़ाइक़ पर बहस ना हो। मज़कूरा अपीलें और दीगर मुतल्लका मुकदमात 2 जनवरी 2024 को एक 7 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं रजिस्ट्रार। अब इस इश्तिहार से बतौर एक रिपोर्टर के मुझे एक ख़बर मिली। मुझे ख़बर ये मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और वो लार्जर बेंच अब समाअत करेगा 2 जनवरी 2024 को इस मामले की, क्योंकि अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक उस 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास हुआ ही नहीं है जिसमें यह फ़ैसला होता है, जो कमेटी इजलास में फ़ैसला किया जाता है कि कौन कौन से मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने हैं, कहाँ करने हैं, किस बेंच के सामने करने हैं, किस तारीख़ पर करने हैं। बहरहाल हो सकता है जब मौसम सरमा की तातीलात से पहले तीनों जजेस जो कमेटी में शामिल हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन, उन्होंने आपस में मुशावरत की हो, या हो सकता है बज़रिया टेलीफोन मुशावरत हुई हो और ये डिसाइड किया गया हो कि एक 7 रुकनी लार्जर बेंच, जो ज़राए ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हेड करेंगे, 2 जनवरी 2024 को समाअत करेगा। अब बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो मुकदमा अचानक से पॉपअप किया गया, समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है? सबसे बड़ा बेनिफिशरी बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो नवाज़ शरीफ साहब हैं। मैं जहाँ तक मेरी अपनी अगर आपको मैं अंडरस्टैंडिंग बताऊँ इस फ़ैसले की, जो उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया था, बेशक वो फ़ैसला बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद तस्लीम भी किया कि ड्रैकोनियन था, यानी काफ़ी सख्त फ़ैसला था। ये आप एक शख्स को ताहयात कैसे नाअहल कर सकते हैं, जबकि आपकी जो आइन के अंदर दीगर कई ऐसे आप कह सकते हैं कि नाअहली की सेक्शंस हैं या दफ़ात हैं, उनमें नाअहली ताहयात नहीं है, जो कि संगीन जराइम हैं।
पाकिस्तान से जो वफादारी का मामला है या मुख्तलिफ़ मामलात हैं, इसमें ही क्यों ताहयात नाअहली है। मगर अब जो टाइमिंग की बात हो रही है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने या तो नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद आए होते, इमरान खान साहब ख़ुद आए होते, जहांगीर तरीन साहब ख़ुद आए होते, जो लोग मुतासरा हैं वन वे और दी अदर, फिर तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेक अप करती तो समझ में भी आता। अब एक मामूल का मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे की समाअत के दौरान अचानक से इस मामले को क्यों कर समाअत के लिए मुकर्रर किया जा रहा है, तो इसमें एक रीज़न ये बनती है कि शायद जो पिटिशनर थे मीर बादशाह कैसरानी, वो भी 62(1)F के तहत नाअहल थे और आइंदा इंतखाबात में उनका जो हक़ है इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने का, वो शायद मुतासर हो रहा है। और उसके बाद फिर उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि क्योंकि इससे बहुत से लोग मुतासर हो सकते हैं, लिहाजा हम इसको टेकअप करते हैं। अब नवाज़ शरीफ साहब की जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, या नून लीग की जो अंडरस्टैंडिंग है, उनके जो वज़ीर कानून रहे हैं जब ये कानून बना था, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो तो पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि जबकि जो पार्लिमान है उसने जब कानून बना दिया, 232 को जब इलेक्शन एक्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है, तो उसके बाद ताहयात नाअहली का सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में अब ये वाज़ह कर दिया गया है। क्योंकि पहले जब वो फ़ैसला दिया गया था, उस वक्त ना आइन के अंदर ना ही इलेक्शन एक्ट के अंदर ये वाज़ह था कि नाअहली कितनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही फ़ैसला दे दिया है, मगर अब क्योंकि पार्लिमान ने एक कानून पास कर लिया है और इलेक्शन एक्ट के अंदर इसको शामिल कर दिया है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला गैर मौसर हो चुका है। तमाम तर बहस जो मरकूज़ होगी वो इस एक नुक्ते पर होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो फ़ैसला करता है, पार्लिमान सादा कानून साजी से उसे गैर मौसर कर सकती है। आइनी तरमीम की हद तक तो बात समझ में आती है, मगर इसके ऊपर अब जो वकला होंगे उनका भी किरदार बड़ा कलीदी होगा। उन्हें भी अदालत को कन्विंस करना होगा वन वे और दी अदर, और जजेस को भी दोनों साइड्स के आर्गूमेंट सुनकर फ़ैसला करना होगा। हो सकता है जो उस रोज़ ऑब्जर्वेशंस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला ने दी हैं, दीगर 5 जजेस इस बेंच में शामिल हों, वो उनकी उस राय से इत्तेफाक न करें। मुमकिना तौर पर आइन का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसको आइनी तरमीम के तहत ही ख़त्म या गैर मौसर करने का फ़ैसला सामने आ सकता है। मगर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है जो बेंच तश्कील दिया जाए, क्योंकि बेंच अभी तक सिर्फ ये बताया गया है कि 7 रुकनी बेंच है, उस बेंच में शामिल कौन कौन है ये अभी सामने नहीं आया। जैसे ही ये सामने आएगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा, हमसे ज़्यादा आपको अंदाज़ा हो जाता है अब आजकल कि अब फ़ैसला क्या आने जा रहा है। क्योंकि हाल ही में बदकिस्मती के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये एक रिवायत बन चुकी है कि बेंच तश्कील देने के बाद ही लोग अखज़ करने लग जाते हैं कि फ़ैसला क्या होगा। ये बदकिस्मती है, चाहे वो जस्टिस उमर अताब बंदयाल का दौर हो या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का दौर हो। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक चीज़ का आप एज ज़रूर जाता है कि वो अब फ़ैसले अज़ खुद या अपने तौर पर नहीं कर रहे, 3 रुकनी कमेटी के सामने मामला रखा जाता है। मगर फिर यहाँ पर एक बात उठती है कि 3 रुकनी कमेटी में तमाम फ़ैसले मुतफ़िक़ा भी नहीं होते। ये बात ख़ुद एडमिट की है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कि ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है कि हर चीज़ पर तीनों लोग मुतफ़िक़ हों। बहरहाल हमारी इत्तलात के मुताबिक मोस्टली चीज़ों पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ऑन बोर्ड होते हैं, मगर जस्टिस इजाज़ुल एहसन की राय उनसे मुख्तलिफ होती है, क्योंकि धड़ेबंदी भी आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा है और अब तो काफ़ी बढ़ चुकी है। जो इख्तिलाफ़ात हैं जजेस के दरमियान, गो कि वो नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हैं, कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ात नहीं है, अपनी जगह पर कायम है। जो काम माजी में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से किया जाता था, चाहे वो अदालती फ़ैसलों की सूरत में हो, खतूत की सूरत में हो, अब वही काम जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन से लोग देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं। गो कि जस्टिस मुनीब अख्तर फ़िल वक्त खामोश हैं, लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन वो अब की पोजीशन पर हैं, सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा भी हैं, आपको मालूम है। उन्होंने खतूत भी लिखे हैं हाल ही में, जो कि माजी में ऐसा काम नहीं करते थे, मगर अब वो भी इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को खतूत के ज़रिए अपने रिजर्वेशन से आगाह करते हैं, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स केस का बेंच बनाने का मामला हो या जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी की दरख्वास्तों पर बेंच का मुकर्रर करना हो। उन्होंने दोनों ही मामलात को टेकअप किया और उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान जो इत्तेफाक हुआ था, इत्तेफाक राय हुआ था, उस इत्तेफाक राय के बरक्स बेंच तश्कील दिए गए हैं। उसके ऊपर खैर हमने भी एक वीडियो में आपको बताया था कि टू सम एक्सटेंट जस्टिस इजाज़ुल एहसन के जो ग्रीवेंस हैं वो जायज़ भी नज़र आते हैं, क्योंकि जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने फ़ौजी अदालतों की हद तक अगर हम बात करें, उन्होंने कहा था
कि मैंने तजवीज़ दी थी कि सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा और चीफ़ जस्टिस ने मेरी उस राय से इत्तेफाक किया। मगर चीफ़ जस्टिस ने साथ ही मुझे ये कहा था कि मैं पहले सीनियर जजेस से पूछूंगा, उनकी अवेलेबिलिटी जानूंगा और फिर बेंच में शामिल करूंगा। अब हुआ ये कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रोस्टर जारी कर दिया और जो कमेटी की मीटिंग थी उसके मिनट्स भी जारी कर दिए। उसके बाद जस्टिस इजाज़ुल हसन ये कहने पर मजबूर हुए कि मुझसे मुशावरत ही नहीं की गई कि बेंच तश्कील दिया गया, तो क्या जजेस से मुशावरत की गई या नहीं की गई और जजेस ने आपको क्या अपना ओपिनियन दिया उसके ऊपर। और दूसरी बात, मुझसे मिनट्स पर दस्तखत भी नहीं करवाए गए जारी करने से पहले, और उस पर जब हमने जानने की कोशिश की तो हमारी इतलात के मुताबिक चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने हो सकता है कई जजेस से पूछा भी हो, मगर जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल से उन्होंने नहीं पूछा था। उसके ऊपर फिर एक नई कंट्रोवर्सी ने भी जन्म लिया कि हमारी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक हम जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल को समझते हैं, वो अगर उनसे पूछा जाता कि वो फ़ौजी अदालतों वाले उस केस में बैठेंगे या नहीं, तो उनके पास कोई इनकार की वजह बनती नहीं थी और वो बैठते और उनका फ़ैसला भी मुमकिना तौर पर वही होता जो उस रोज़ जस्टिस मुसर्रत हलाली ने दिया था। ये मेरी पर्सनल रीडिंग है, हो सकता है मैं गलत अखज़ कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मगर मैं यही समझता हूँ जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल का एक स्टैंड है। जिस तरह जस्टिस मुसर्रत हलाली हैं, उन्होंने, आपको मालूम है, फ़ौजी अदालतों वाले केस के अंदर किस तरह 5 जो मेल जजेज़ हैं उनके बरक्स अपना एक इंडिविजुअल ओपिनियन है उसके ऊपर स्टैंड किया। उन्होंने जो फ़ौजी अदालतों को काम जारी रखने का हुक्म दीगर 5 जजेज़ ने दिया उसकी मुखालफत की, उन्होंने उससे इख्तिलाफ़ किया और जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है वो असूली तौर पर उसके ख़िलाफ़ हैं और उसी के ऊपर वो कमरा अदालत में भी कायम रहीं। और कमरा अदालत में भी उस रोज़ हम देख रहे थे उनकी जो ऑब्ज़रवेशंस थी, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उससे नज़र यही आ रहा था कि शी इज़ नॉट गोइंग टू गिव अ स्टे। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में दीगर जो 5 जजेस थे उन्होंने स्टे दे दिया और अब फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का जो ट्रायल है वो जारी रखने का हुक्म है। दूसरी जानिब जो हतमी फ़ैसला है वो करने से रोक दिया गया है। जनवरी में दोबारा से ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी, फिर मालूम होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। मगर इस पर ये जो बात शुरू हुई थी, माज़रत चाहता हूँ काफ़ी ड्रैग हो गया है, कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को जो एज मैं कह रहा था कि जाता है 3 रुकनी कमेटी बेंच तश्कील देती है, मगर साथ ही शफाफियत का अंसर भी इसमें काफ़ी कम नज़र आता है। जस्टिस इजाज़ुल हसन के उस ख़त के बाद, बावजूद इसके जस्टिस इजाज़ुल हसन के उस ख़त पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा भी अपना जवाब दे चुके हैं, मगर एक जवाब अभी भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का रहता है। वो जवाब वो है जो उन्होंने ग़ालिबन 11 दिसंबर को लिखा एक ख़त था और उस ख़त का अभी तक जवाब सामने नहीं आया। उसमें भी मज़ीद चीज़ें सामने वाज़ेह हो जाएंगी और सूरत हाल मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि जजेस किस तरफ खड़े हैं और ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। देखते हैं सूरत हाल कैसे बनती है, बिगड़ती है। आजकल तो मौसम सरमा की तातीलात हैं और जजेस भी इंजॉय कर रहे हैं और हम भी खैर इंजॉय ही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ख़ास काम नहीं होता, ख़बरें हम इश्तिहारों से लेकर ही आजकल चला रहे हैं बदकिस्मती के साथ। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।